प्यारे बच्चों, मैं हूं राकेश कुमार, आपका प्यारा आर के सर। और सबसे पहले माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अभी अपने पास जो परिस्थितियां हैं, बहुत मुश्किल परिस्थितियां चल रही हैं। कोरोना काल चल रहा है और कोचिंग वगैरह के अभी खुलने की उम्मीद बहुत कम की जा सकती है आने वाले 1-2 महीनों में। तो अपने को क्या करना है, अभी बढ़िया सकारात्मक सोच लेते हुए आगे बढ़ना है और किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग को अपने को ऑनलाइन देखना है और उसको लेते हुए अपने को पढ़ाई करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक कोलिजन थ्योरी के बारे में अर्थात टक्कर सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। तो टॉपिक है अपना कोलिजन थ्योरी, टक्कर सिद्धांत। अब बच्चों, ये जो टक्कर सिद्धांत है इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो अपने को पता है कि आप अभिक्रिया में कोई भी अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होगा, तो अभिकारक में जो भी अणु होते हैं वह छोटे छोटे कोटर के रूप में होते हैं और अणु अभिक्रिया मिश्रण में आपस में टक्कर करते हैं, कोलिजन करते हैं, जिससे पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध का फॉर्मेशन होता है, जिससे उत्पाद का निर्माण होगा। तो टक्कर सिद्धांत इस बात को बताएगा कि किस प्रकार अभिक्रिया में अभिकारकों के पुराने बंध टूटेंगे और नए बंधों का निर्माण होगा। तो इस सिद्धांत के अनुसार, इसमें पॉइंट है फर्स्ट, इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारकों के समस्त अणु छोटे छोटे गोलों या कोटर के रूप में होते हैं, छोटे छोटे गोलों या कोटर के रूप में होते हैं। अब किसी अभिक्रिया में टक्कर सिद्धांत के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के पुराने बंध टूटते हैं तथा उत्पादों के नए बंध बनते हैं। तो पुराने बंध का टूटना और नया बंध का बनना, इसके बीच में एक अवस्था आती है संक्रमण अवस्था। तो संक्रमण अवस्था क्षणिक समय होती है, उसमें क्या है, बहुत कम टाइम में जो अपने पास संक्रमण अवस्था है वह उत्पाद में चेंज हो जाती हैं। तो तीसरा अपने पास पॉइंट है कि इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारकों के सभी अणु टक्कर या संघट नहीं करते, बल्कि वे ही अणु टक्कर या संघट करते हैं
जो दहलीज ऊर्जा या इससे अधिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, दहलीज ऊर्जा या इससे अधिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो तीसरा पॉइंट अपने पास ये है कि अभिकारक के जितने भी अणु हैं, समस्त अणु वह सारे के सारे टक्कर नहीं करेंगे, टक्कर वही अणु करेंगे जो औसत ऊर्जा या दहलीज ऊर्जा से अधिक ऊर्जा प्राप्त करेंगे। अर्थात उस ऊर्जा अवरोध को अगर वह पार कर सकते हैं तो टक्कर क्या हो जाएगी, प्रभावी हो जाएगी। और चौथा अपने पास पॉइंट है, टक्कर सिद्धांत के अनुसार टक्कर प्रभावी होनी चाहिए, टक्कर प्रभावी होनी चाहिए। अर्थात प्रभावी टक्कर से तात्पर्य उचित दिशा में टक्कर से है, उचित दिशा में टक्कर से है। अब उचित दिशा में टक्कर का मतलब यह है कि इस प्रभावी टक्कर में अणु एक दूसरे के पूर्णतया संपर्क में आने चाहिए। जैसे अपने पास कोई अणु ये है, ए बी अणु है, अपने पास ये A2 अणु है और दूसरा अणु है अपने पास B2 अणु है। तो इन दोनों अणुओं में जो ओरिएंटेशन है, अभिविन्यास है, वह इस प्रकार है। इसमें क्या है, ये A इस B के कांटेक्ट में आ रहा है, परंतु ये वाला A इस वाले B के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। अतः यहाँ जो टक्कर होगी वह क्या होगी, अप्रभावी टक्कर होगी। अर्थात यहाँ से उत्पाद का निर्माण नहीं होगा, यदि अपने पास जो अभिकारक अणु है वह इस अभिविन्यास के रूप में टक्कर करे, कोलिजन करे, तो इसमें क्या होगा, ए और बी अणु आपस में पूर्णतया संपर्क में है। पूर्णतया संपर्क में है तो जो टक्कर होगी वह कौन सी टक्कर होगी, प्रभावी टक्कर होगी। और इसमें क्या होगा, पुराने बंध टूटेंगे, ए के बीच में बॉन्ड टूटेगा और बी का बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड ए बी का फॉर्मेशन हो जाएगा अपने पास। तो दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे अपने को, ए और बी। इस प्रकार उत्पाद का अपने पास निर्माण हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो टक्कर है वह अपने पास क्या होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए, तभी उत्पाद का निर्माण संभव है। अब ये तो अपने सिंपल आर्ट्स की लैंग्वेज में बात होगी। साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो अपने पास जैसे कोई रिएक्शन है, उसमें ये अपने पास मिथाइल ब्रोमाइड है, इसकी अभिक्रिया में OH- से करा रहा हूँ, नाभिक स्नेही से करा रहा हूँ। एक केस अपने पास ये है और दूसरा केस है जिसमें जो अपने पास अब आपको बताना है कि कौन सी टक्कर प्रभावी होगी, कौन सी अप्रभावी टक्कर होगी। तो फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस में ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, इसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो जैसे ये इसके पास में आएगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा।
तो यहाँ जो टक्कर होगी वह क्या होगी, अप्रभावी टक्कर होगी, अर्थात उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। जबकि मैं इस केस की बात करता हूँ तो इसमें ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ये पॉजिटिव है तो इजीली यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपने पास ये जुड़ जाएगा तो एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। और Br- बाहर हो जाएगा। तो प्रभावी और अप्रभावी टक्कर से तात्पर्य ये हो गया अपने पास। तो ये कोलिजन सिद्धांत जो टक्कर सिद्धांत है उसकी महत्वपूर्ण अवधारणाओं में हम बात कर रहे हैं। तो पहला जो पॉइंट था, इस सिद्धांत के अनुसार जो अभिकारक अणु हैं उनको कोटरों के रूप में व्यक्त किया जाता है, छोटे छोटे गोलों के रूप में व्यक्त किया जाता है। दूसरा अपने पास पॉइंट था कि अभिकारकों के जो सभी अणु हैं वह टक्कर में भाग नहीं लेते, केवल वही अणु टक्कर में भाग लेते हैं जो दहलीज ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा ग्रहण करते हैं। और तीसरा पॉइंट था कि अभिकारक अणुओं के मध्य जो टक्कर होनी चाहिए वह प्रभावी होनी चाहिए। प्रभावी टक्कर से तात्पर्य उचित दिशा में टक्कर से है। अब नेक्स्ट जो इसमें आता है पांचवा पॉइंट वह है संघट्ट आवृत्ति। संघट्ट आवृत्ति जिसको Z से डिनोट करते हैं, इसको परिभाषित करना पड़ेगा। संघट्ट आवृत्ति से तात्पर्य यह है कि किसी अभिक्रिया मिश्रण में, किसी अभिक्रिया मिश्रण में उपस्थित, किसी अभिक्रिया मिश्रण में उपस्थित अभिकारकों के अणुओं का प्रति सेकंड प्रति लीटर मिश्रण में टक्करों की संख्या संघट्ट आवृत्ति कहलाती है। संघट्ट आवृत्ति कहलाती है। तो जनता लोग संघट्ट आवृत्ति से यहाँ तात्पर्य यह है कि किसी अभिक्रिया मिश्रण में प्रति आयतन में प्रति सेकंड में कितनी टक्करें होगी वह संघट्ट आवृत्ति को बताएगी। तो यहाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि जो अभिक्रिया का वेग है वह संघट्ट आवृत्ति पर निर्भर करेगा, अर्थात टक्करों की संख्या के समानुपाती होगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि अभिक्रिया का वेग समानुपाती संघट्ट आवृत्ति। जितनी ज़्यादा टक्करें होगी उतनी ज़्यादा अभिक्रिया का वेग होगा, ऐसा मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। अब दूसरी चीज है अपने पास कि प्रभावी टक्करों का अंश, प्रभावी टक्करों का अंश फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, जिसको एफ से लिखते हैं। अब एफ कैसे निकालेंगे, तो एफ निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है कुल सक्रिय अणु जो क्या कर सकते हैं, प्रभावी कोलिजन कर सकते हैं, डिवाइड बाय कुल
अभिकारकों के अणु, कुल अभिकारकों के अणु, तो फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल्स टू एन स्टार डिवाइड बाय एन। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का जो वेग होगा वह अपने पास अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा प्रभावित टक्करों के हंस के, समानुपाती प्रभावित टक्करों के हंस। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो अभिक्रिया का वेग है वह दो कारकों पर निर्भर करेगा। पहला कारक हो गया अपने पास अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग बोले तो dx/dt बराबर होगा जेड अभिकारक इंटू ये हो जाएगा अपने पास जेड इंटू एफ, इनके बराबर होगा अभिक्रिया का वेग। जेड यहाँ संगत आवर्ती हैं और एफ है सक्रिय अणुओं का हंस या प्रभावित टक्करों का हंस। तो यहाँ से जो dx/dt की वैल्यू आई वह अपने पास आ गई जेड इंटू एफ आ गई। अब मान लो कि अभिक्रिया मिश्रण में उपस्थित सारे के सारे जो भी अभिकारक हैं वह सक्रिय अणु हैं, अर्थात वह सारे के सारे प्रभावित टक्कर करते हैं। तो एक नए कांस्टेंट की मैं कल्पना कर सकता हूं जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट, जेड इंटू पी और इंटू एफ। एफ पी यहाँ क्या है, पी यहाँ है प्रायिकता गुणांक, प्रायिकता गुणांक जिसका मान 1 तक हो सकता है। अगर सारे के सारे अणु कोलिजन कर लिए तो यहाँ इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है ये। और एफ की वैल्यू प्रयोग से एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है ई की पावर माइनस ई ए डिवाइड बाय आर टी। ये आर्हेनियस ने बताया, ये लिख देंगे प्रयोग से, प्रयोग से सक्रिय अणुओं का अंश ये हो जाएगा। तो dx/dt बराबर क्या हो जाएगा अपने पास जेड पी इंटू ई की पावर माइनस ई ए डिवाइड बाय आर टी हो जाएगा। और जेड और पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड और पी को क्या लिख सकता हूँ, जेड और पी को मैं लिख सकता हूँ आर्हेनियस कांस्टेंट। तो dx/dt बराबर यहाँ ये हो जाएगा ए ई की पावर माइनस ई ए डिवाइड बाय आर टी हो जाएगा। अभिक्रिया का वेग ये हो जाएगा, जहां पर ए है आर्हेनियस कांस्टेंट, ई एक्सपोनेंशियल है, ई ए क्या है सक्रियण ऊर्जा, आर गैस स्थिरांक और टी क्या है परम ताप है अपने पास। तो इस हिसाब से ये अपने पास टक्कर सिद्धांत इस टाइप से हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया होगा आपके। अब जेड और पी को एक नया कांस्टेंट मान लिए ए, जिसे आर्हेनियस कांस्टेंट कहते हैं। जेड इंटू पी का मल्टीप्लीकेशन क्या कहलाएगा, आर्हेनियस कांस्टेंट कहलाएगा। अब जो के हैं रेट कांस्टेंट वह केवल ताप की शून्यता है। तो यहां से अपने पास जो आर्हेनियस इक्वेशन आई वो आई अपने पास आर्हेनियस
इक्वेशन अपने पास क्या आ गई, ये अपने पास इक्वेशन आ गई dx/dt इक्वल्स टू a इंटू ई की पावर माइनस ई ए डिवाइड बाय आर टी, जहाँ ए आरएनियस कांस्टेंट है। ए क्या है, आरएनियस कांस्टेंट है, आरएनियस स्थिरांक है। और ई क्या है, ई चरघातांकी है, चरघातांकी। और ई क्या है, ई अपने पास सक्रियण ऊर्जा है, जिसके बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। आर क्या है, आर गैस कांस्टेंट है, गैस स्थिरांक है, जिसका मान क्या होता है, जिसका मान होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है। और टी क्या है, टी परम ताप है, परम ताप है। अगर मैं कोई अभिक्रिया ऐसी एज्यूम करता हूं जिसमें ए और बी अपने पास ये अभिकारक हैं, टक्कर सिद्धांत में ऐसा एज्यूम किया था, A2 अभिकारक और दूसरा B2 अभिकारक, तो क्या प्रभावी टक्कर हो रही थी, तो 2AB बन रहा था अपने पास उत्पाद। तो इसमें अगर मैं अभिक्रिया का वेग लिखूं तो अभिक्रिया का वेग द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से समानुपाती होगा A2 की सांद्रता इंटू मल्टीप्लीकेशन B2 की सांद्रता। तो अभिक्रिया का वेग हो जाएगा अपने पास dx/dt, इसको उठाएंगे तो कांस्टेंट k, और ये हो गया A2 इंटू B2। यदि अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो, इकाई सांद्रता का मतलब है 1 मोल पर लीटर सांद्रता हो अपने पास, तो dx/dt किसके बराबर आ जाएगा, dx/dt k के बराबर आ जाएगा, वेग नियतांक के बराबर आ जाएगा। ये अपने पास समीकरण नंबर 1 हो गई। अब इस समीकरण से, और जो अपने पास टक्कर सिद्धांत से समीकरण आई, इसको 2 नाम दे देते हैं और इसको 1 नाम दे देते हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से मैं ऐसा लिख सकता हूं कि k इक्वल्स टू a इंटू ई की पावर माइनस ई ए डिवाइड बाय आर टी, जिसे आरएनियस समीकरण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, जिसे आरएनियस समीकरण कहते हैं, जिसे आरएनियस समीकरण कहते हैं। अब आरएनियस के अनुसार जो वेग नियतांक है वह केवल किसकी सुनता है, ताप की सुनता है। तो हम अब पढ़ेंगे वेग नियतांक की ताप पर निर्भरता। तो अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता या वेग नियतांक की ताप पर निर्भरता एक ही बात है। तो अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, ताप पर निर्भरता, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, पिछली क्लासों में बताया था कि T1 ताप पर जो अभिक्रिया का वेग है वह R1 है, और इसमें अगर मैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करता हूं तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T1 + 10 हो जाएगी। उस पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, R2 हो जाता है। तो किसी भी अभिक्रिया में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर जो अभिक्रिया का वेग है R2, वह
प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है। ऐसा मैंने इस ताप गुणांक के मध्य संबंध से आपको बताया था। इस संबंध से मैंने आपको बताया जहां म्यू क्या है, म्यू है ताप गुणांक। म्यू अपने पास क्या हो जाएगा, ताप गुणांक, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जिसकी वैल्यू हो जाएगी T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग नियतांक डिवाइड बाय T डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग नियतांक। तो यहां से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे अपन। तो इसकी वैल्यू जो आती हैं वह 2 या 3 के बीच में आती हैं। और जो इसका आरेख बनेगा वह आरेख ऐसे बनेगा। अगर आरेख की बात करें तो आरेख ऐसे बनेगा, यहाँ मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं। तो आरेख जो अपने पास बनेगा वह इस टाइप से बनेगा। ये हो गया T डिग्री सेंटीग्रेड पर या T ताप पर, और ये हो गया अपने पास T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ऊपर हो गया सक्रिय अणुओं का हंस, और नीचे हो गई अपने पास ऊर्जा हो गई नीचे। ये सक्रियण ऊर्जा हो गई। सक्रियण ऊर्जा से अधिक ऊर्जा पर जो ये वाला जो एरिया है 10 T डिग्री सेंटीग्रेड पर जो क्षेत्रफल है वह T प्लस 10 डिग्री की तुलना वाले क्षेत्रफल से आधा है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो अपने पास T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो एरिया है वह 2 टाइम्स है T वाले एरिया से। इस वजह से अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाएगा। तो ये था अपने पास टक्कर सिद्धांत। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन की बात करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।